Hello aspirants, welcome to my channel Earth and Ethics by Shri Hari. This is the name of my channel. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2024 प्रीलिम्स यूपीएससी एग्जाम। इसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, उसके अलावा जो रिलेटेड 50 कंसेप्ट है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हो 50 क्वेश्चंस, 50 कॉन्सेप्ट्स, 18 क्वेश्चंस और कुछ एलिमिनेशन टेक्निक के रिगार्डिंग कुछ इनसाइट्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, which goes like this: which one of the following regions has the world's largest tropical peatland which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel? फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है आपका कोल या ऑयल या नेचुरल गैस, ठीक है। एंड द पॉसिबल कार्बन डिस्ट्रक्शन विच कैन एक्सर्ट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द रीजन? तो ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है, पीटलैंड की बात हो रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, कांगो बेसिन। कांगो बेसिन इसका आंसर है। पीटलैंड क्या होता है? पीटलैंड मतलब ऐसा लैंड जो वाटर सैचुरेटेड है, और वाटर सैचुरेटेड होने की वजह से वहाँ जो ऑर्गेनिक मटेरियल है प्लांट्स का, उसका पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर सैचुरेटेड होने की वजह से ऑक्सीजन की कमतरता रहेगी, ऑक्सीजन की कमतरता रहेगी तो डिकम्पोजिशन का रेट क्या होता है? कम हो जाता है। तो मतलब पर्टिकुलर एक रीजन है, वहाँ प्लांट का डेथ तो हो रहा है, लेकिन इनपुट जो है प्लांट का जो इनपुट है और उसका डिकम्पोजिशन रेट है उसमें डिफरेंस है। इनपुट बहुत ज़्यादा है, डिकम्पोजिशन रेट कम है, इसकी वजह से कुछ पार्ट इसके बाद भी क्या रहता है, वहाँ लेफ्ट ओवर हो रहा है, डिकम्पोज्ड फॉर्म में, पार्शियली डिकम्पोज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद एक लैंड क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं पीट लैंड। और प्लांट में कार्बन होता है, इसकी वजह से कार्बन उसमें स्टोर्ड है, कार्बन स्टोर्ड है मतलब उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब CO2 का एमिशन इन्वायरमेंट में नहीं होगा, इसके वजह से कार्बन एमिशन क्या होगा, इससे कम होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ कांगो, यहाँ जो है आपको वो पीटलैंड मिलेगा। इंडिया में भी वो पीटलैंड अवेलेबल है, कोस्टल रीजन में, वेस्ट बंगाल में या बिहार में अवेलेबल है, या माउंटेनस रीजन में अवेलेबल है, ठीक है। आप देख सकते हो पीटलैंड इज अ टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम इन विच प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्सीड्स इट्स डिकम्पोजिशन। जैसे हमने बात की, प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन बहुत कम है, इसकी वजह से जैसे 6 प्रोडक्शन है, डिकम्पोजिशन 3 का ही हो रहा है, तो 3 हमेशा रिमेन रहेगा ना वहाँ, तो ये अक्यूमुलेशन होने के बाद एक लैंड बनेगा, पीट लैंड, ठीक है। रिजल्टिंग इन नेट अक्यूमुलेशन ऑफ पीटलैंड्स ऑकर इन एवरी क्लाइमेटिक जोन एंड कंटिनेंट। The total global area is around 4 million square meter, making them 70% of natural fresh water wetlands। मतलब जो फ्रेश वाटर वेटलैंड है उसमें से 70% जो है पीटलैंड से बने, एंड ये जो पीटलैंड है सिर्फ 3% ऑफ द लैंड सरफेस को कवर करते हैं, ठीक है। बाकी के डिटेल में PPT शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ अवर टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू परफ्लोरो अल्काइल and polyfluoroalkyl substances PFAS that are used in making many consumer products. Consider the following statements. PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging material. ये correct है। PFAS are not easily degraded to the environment. That's correct. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation of in animal bodies, ठीक है। तो यहाँ बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन होना मतलब कोई मटेरियल बॉडी में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे हमारे बॉडी में आयरन एक्यूमुलेट होता है, हमारे बॉडी में फ्लोराइड एक्यूमुलेट होता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन अपने मसल्स में एक्यूमुलेट होता है,
वैसे कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी बॉडी में क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, तो ये जो PFAS जो है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, लेकिन ये हार्मफुल भी है। इसके वजह से इट्स अफेक्ट ह्यूमन एनिमल बॉडीज, ह्यूमन एज वेल एज एनिमल अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो PFAS आर वाइडली जैसे वाटर, ऑयल एंड हीट। मतलब ये जो PFAS जो सब्सटेंसेस है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू वाटर, ऑयल एंड हीट। जैसे समर सीजन है, समर सीजन में मुझे कुछ फूड डिलीवरी करना है, समर सीजन है उसमें मुझे कुछ फूड डिलीवरी करना है, और फूड डिलीवरी में ऐसे पैकेजिंग मटेरियल में डिलीवर करूँगा जो समर होने के बावजूद भी हीट को रेजिस्ट कर पाएगा, हीट की वजह से उसमें का खाना ख़राब ना हो। वैसा मैं पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करूँगा, तो ऐसे पैकेजिंग मटेरियल में मैं क्या करूँगा, इस सब्सटेंस को ऐड करूँगा, क्योंकि ये सब्सटेंस हीट रेजिस्टेंट है, ऑयल रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है, इसके वजह से ये फूड लंबे देर तक ठीक अच्छा रहेगा, ईटेबल रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई ये प्लास्टिक में पैकेजिंग मटेरियल में इस्तेमाल कर रहे हो, फिर धीरे धीरे इसकी लीचिंग होगी फूड में, फूड में लीचिंग होंगी मतलब वो कंज्यूम किया जाएगा, वो कंज्यूम को होगा मतलब हमारे बॉडी में क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, फूड चेन आपने सुना होगा। फूड चेन क्या होता है? प्लांट को, किसी प्लांट है उसको एक लेट्स एज्यूम कोई हर्बीवोर खाता है, जैसे डियर ने खा लिया, डियर को किसी फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को किसी लॉयन ने खा लिया। दिस इज़ द फूड चेन। लेट्स एज्यूम कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट से हमने कुछ फूड बनाया, या प्लांट में वो पर्टिकुलर प्लांट से कुछ हमने बनाया, उसको हमने फिर ऐसे पैकेजिंग मटेरियल में स्टोर किया जिसमें ये सब्सटेंस है, और उसको हमने ह्यूमन बीइंग ने खाया, तो ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होगा ना, ये PFAS इज पोल्यूटेंट। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्लो। देखते हैं जैसे कि ये पैकेजिंग मटेरियल में हमने इस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया, और इस पैकेजिंग मटेरियल में हम फूड को भी पैकेज कर रहे हैं, और कुछ फर्टिलाइज़र को भी पैक कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र पैक कर रहे हैं मतलब ये फर्टिलाइज़र जो है प्लांट को दिया जाएगा, और प्लांट इसको ऑब्जॉर्व करेंगे, तो इस प्लांट में भी ये केमिकल चला जाएगा। इस प्लांट को अगर हम खाएंगे तो ये पोल्यूटेंट हमारे बॉडी में चला आएगा। नहीं तो कुछ फूड हमने इसमें स्टोर किया, तो फूड हमने खाया, तो फूड में इस प्लास्टिक मटेरियल से कुछ लीचिंग होगी, कुछ अब्सॉर्ब किया जाएगा, उसको हम खाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट अफेक्ट्स द पीपल्स हेल्थ अफेक्ट हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कार्बाइड बीटल्स, सेंटिपेड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वास्प। पैरासाइटेड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सेंटिपेड्स, फ्लाइज, इसमें बहुत सारे वैरायटी रहेंगे फ्लाइज के, टर्माइट्स में भी बहुत सारे वैरायटी रहेंगे स्पेसीज, वास्प में भी वही बहुत सारे वैरायटी रहेंगे स्पेसीज के, इसमें भी वैरायटी रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो स्पेसीज है ऐसे कौन कितने ऑर्गेनिज्म में पैरासाइटाइड नाम का एक स्पेसीज होता है? तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड क्या करता है? होस्ट के बॉडी में या बॉडी के ऊपर क्या करेगा, एग्स को रिलीज करेगा, और एग से जो भी लार्वी बनेगी वो लार्वी इस होस्ट को खा लेगा, ख़त्म कर देगा, उसको बोलते हैं पैरासाइट। लेकिन पैरासाइट क्या होता है? वो होस्ट के ऊपर या होस्ट के बॉडी के अंदर तो एग्स को ले करेगा, लेकिन वो इस होस्ट को खाएगा नहीं, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड पैरासिटॉइड। तो फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वास्प में ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कुछ स्पीसीज है जो है पैरासिटॉइड स्पीसीज जो है उनको बोला जाता है। अब यहाँ देख सकते हो पैरासिटॉइड लेज एग्स ऑन और इनसाइड द होस्ट, ये एग्स हैं। द लार्वी विच हैच एंड कंज्यूम होस्ट फॉर न्यूट्रिशन, मतलब ये इससे जो भी लार्वे बनेगा वो इसको खा लेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल पैरासिटॉइड में आप टर्माइट देख सकते हो, या फ्लाइज देख सकते हो, या वास्प देख सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो, यहाँ मैंने दिया है। इसको किलर रिलेशनशिप बोलते हैं, किलर, क्योंकि इसमें
जो होस्ट को ख़त्म किया जाता है बाय दी पैरासाइट, राइट। अब यहाँ इस क्वेश्चन में दिया है ना कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, आपके दिमाग में आया होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये है, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट एंड दिस इज सेंटीपीड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, जिसको हम फ्रूट फॉक्स भी बोलते हैं, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को हम फ्रूट फॉक्स भी उसी नाम से उसको जाना जाता है। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, यस ये क्वेश्चन सही है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड, तो ये गलत है क्योंकि इसको फ्रूट फॉक्स बोलते हैं। ये फ्रूट खाता है या सीड्स खाता है, ये ब्लड को अदर एनिमल ऑफ ब्लड्स के ऊपर फीड नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या है, एक कंसेप्ट है वर्मिन क्या होता है। ठीक है, वर्मिन मतलब ऐसा स्पेसीज, ऐसा वाइल्ड स्पेसीज जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, डिस्ट्रक्शन टू द इन्वायरमेंट। जैसे क्रॉप स्पेसीज को खाया जा रहा है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, या एनिमल को एक बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है। एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइल्ड स्पेसीज। जैसे नील गाय आपने सुना होगा, नील गाय को भी वर्मिन डिक्लेयर किया गया था। फ्रूट बैट को भी नील वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब जब तक पर्टिकुलर स्पेसीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करेगा एज अ वर्मिन, तब तक आप उस स्पेसीज को मार नहीं सकते हो। अगर आप उस स्पेसीज को आप मारोगे, अगर आप उस स्पेसीज को मारोगे तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपके ऊपर मुकदमा होगा। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट इसको पर्टिकुलर वाइल्ड स्पेसीज को वर्मिन डिक्लेयर नहीं करेगा, तब तक उसको आप मार नहीं सकते। मतलब वर्मिन डिक्लेयर करने का पर्पज़ ये होता है कि इस पर्टिकुलर एनिमल स्पेसीज के पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, तो दैट जो भी वो उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये चीज़ है। तो इंडियन फ्लाइंग जो फॉक्स है या बैट है उसको हम फ्रूट बैट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रूट्स को खाता है, हेल्पिंग विद सीड डिस्पर्शन एंड, ये आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म। इसमें आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर, दिस आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स किसको बोलते हैं? जिसके 6 लेग्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीना भी आपको इसमें दिखेगा। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है, 3 पार्ट बॉडी होती है, और मोस्टली उसको क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी 3 लेग्स है, 3 लेग्स है, 3 लेग्स है, जब 3 पेयर से लेग्स के 6 लेग्स है। यहाँ भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, समझ लो। तीनों में भी 6 लेग्स हैं, और सब में इसको भी एंटीना है, इसको भी एंटीना है, इसको एंटीना है लेकिन ये स्मॉल है, और ये विंग्स इसको भी है, इसको है, इसको है, इसको। दिस इज कॉल्ड इंसेक्ट्स। सिकाड़ा क्या होता है? आप रात को जब लाइट चली जाती है, जब आप जो इंसेक्ट्स का जो आवाज़ आता है रात को, पिच ब्लैक नाइट में, या जब लाइट चली जाती है, कुछ इंसेक्ट का आपको आवाज़ आता है, वो इंसेक्ट है सिकाड़ा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। राइट। बर्ड में आप ये देख सकते हो, बर्ड, फिश, इंसेक्ट्स एंड, इसमें 2 कंसेप्ट है, एक वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। एक वार्म ब्लडेड होते हैं या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कितना भी हो, ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं खुद के बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर, हेल्दी टेम्परेचर होता है 36.5 डिग्री टू 37.5 डिग्री। तो टेम्परेचर बाहर आप 50 डिग्री सेल्सियस होने दो या 0 डिग्री सेल्सियस होने दो, कुछ भी टेम्परेचर होने दो, ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, जो भी फूड को खाया जाता है उसका इस्तेमाल करके बॉडी के टेम्परेचर को इतना मेंटेन किया जाता है। अगर इतना मेंटेन नहीं करेंगे, अगर टेम्परेचर 50 हो गया और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इतना रेगुलेट नहीं कर रही है, या 0 डिग्री, जैसे आप लद्दाख चले गए हो, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, और खुद के बॉडी को टेम्परेचर अगर आप इतना रेगुलेट नहीं करोगे तो यू विल डाई।
कोल्ड की वजह से मर जाओगे, या पीपल डाई बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक, क्योंकि एट दिस टेम्परेचर रेंज ह्यूमन बॉडी डजेंट परफॉर्म, ह्यूमन बॉडी परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑर्गन फेल्योर हो जाते हैं। मतलब अगर आपका हार्ट काम नहीं करेगा, आपके मसल्स काम नहीं करेंगे, आपका ब्लड अगर फ्लो नहीं होगा, तो डेफिनेटली डेथ इज गोइंग टू हैपन। इनकी फंक्शनिंग अगर आपको मेंटेन रखनी है तो आपको टेम्परेचर इस रेंज में रखना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर रेंज में सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही रख सकते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब बर्ड्स एंड ह्यूमंस, मैमल्स। अभी फिश इज कोल्ड ब्लडेड, देन insects are cold blooded, reptiles are cold blooded, amphibians are cold blooded। इट मीन्स वो खुद में उनके बॉडी में कोई मैकेनिज्म नहीं होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो फिर वो टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं? फिर अगर बॉडी में मैकेनिज्म नहीं है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं? वो माइग्रेशन करेंगे, ऐसे कुछ बिहेवियर दिखाएंगे। जैसे कि कोई रेप्टाइल है, वो बिल में चला जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये चीज़। दिस इज़ हाउ उनके बॉडी में मैकेनिज्म ना होने की वजह से वो कुछ बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, उनके फिजियोलॉजी में चेंजेस लाते हैं, सो दैट टेम्परेचर बाहर का कितना भी कम ज़्यादा हो खुद को सर्वाइव कर पाए, ठीक है, ये चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज द रीज़न, दिस इज द रीज़न दैट्स वाई च्यूइंग गम इज इन्वायरमेंटली पोल्यूटिंग। क्यों? प्लास्टिक है इसलिए पोल्यूटेंट है। अगर इसमें प्लास्टिक नहीं होता तो शायद इसको पोल्यूटेंट नहीं बोल सकते थे। दैट्स वाई इसका आंसर है ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, क्योंकि स्टेटमेंट 2 एक रीज़न है जिसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि च्यूइंग गम की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और इसमें जनरली माइक्रो प्लास्टिक होता है। माइक्रो प्लास्टिक इसका माइक्रोन में साइज होने की वजह से पानी में, फूड में, हवा में माइक्रोस्कोपिक होने से ये ऐड हो जाता है और हमें दिखता भी नहीं है। वाटर की वजह से, फूड की वजह से, एयर की वजह से बॉडी में चला जाएगा, अंदर बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो ये बॉडी को अफेक्ट करेगा। मतलब वाटर का पोल्यूशन, फूड का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन इस प्लास्टिक की वजह से होगा और पोल्यूशन होगा, लेकिन उसको तो हम कंज्यूम करेंगे, तो इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो प्लास्टिक। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ आप देख सकते हो च्यूइंग गम इज अ प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ लिटर। लिटर मतलब कचरा, वेस्ट, जिसको हम फेंक देते हैं। जैसे कि हम साइड वॉक्स में फेंक देंगे, स्ट्रीट्स में फेंक देंगे, पब्लिक स्पेसेस में फेंक देंगे, मतलब हम पब्लिक टॉयलेट में फेंक दिया हमने इसे, या कोई पार्क में किसी बेंच पे लगा दिया है, नीचे थूक दिया, या मेट्रो में लगा दिया। इसकी वजह से क्या होता है? ये एयर, वाटर और फूड को पोल्यूट करेगा एंड इट अफेक्ट्स ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें कंट्री दिया है और पेयरिंग करनी है आपको एनिमल के साथ जो नेचुरल हैबिटेट, मतलब एंडेमिक स्पीसीज के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से स्पीसीज एंडेमिक है टू दिस पर्टिकुलर कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इंद्री ब्राज़ील का नहीं है, बल्कि इंद्री जो है मेडागास्कर में एंडेमिक स्पीसीज है, मेडागास्कर, ठीक है। इल्क जो है ये नॉर्थ अमेरिका में एंडेमिक स्पीसीज है। बोनो भैया कॉन्गो में मिलता है, कॉन्गो। तो तीनों भी पेयर क्या है? रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। डी इज द आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंद्री, देख सकते हो इंद्री क्या होता है? एक टेललेस लेम्यूर होता है जो मेडागास्कर में पाया जाता है। दे आर नोन फॉर देयर साउंड, द साउंड दे क्रिएट, जो बहुत हॉन्टिंग, काफ़ी डरावना साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये आइलैंड में रहते हैं मेडागास्कर के, रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये इंद्री देखो इस टाइप का, ये इंद्री दिखता है, ये कहाँ मिलता है? मेडागास्कर।
देख सकते हो कितना डरावना दिख रहा है, उसका साउंड में काफ़ी डरावना होता है, काफ़ी हॉन्टिंग होता है। और इसको टेल नहीं होता है, टेललेस होता है। ये है बोनोबो। जैसे ये बोनोबो कहाँ मिला जाता है, कॉन्गो में मिलता है, अफ्रीका में। और 98% ऑफ इट्स डीएनए मैचेस विथ ह्यूमंस, मतलब 98% जो डीएनए है इस पर्टिकुलर बोनोबो का, वो ह्यूमन के साथ मैच करता है। इसके साथ, ह्यूमन के साथ। इट मीन्स सिर्फ 2% ही डिफरेंस है डीएनए में दोनों के। बोनोबोज inhabit tropical forest and are endangered due to habitat destruction and illegal hunting. नेक्स्ट, जैसे इल्क की बात करते हैं, इल्क कहाँ मिलता है, ये नेटिव टू नॉर्दर्न अमेरिका एंड ईस्टर्न एशिया। नोन फॉर इट्स इम्प्रेसिव एंटलियर्स, मतलब ये दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं एंटलियर्स। कितना इम्प्रेसिव है, नहीं? एक ऐसा लग रहा है कि किसी ने इंजीनियरिंग किया है इसका, किसी ने अच्छे से डिज़ाइन किया है। हाउ ब्यूटीफुल दिस पर्टिकुलर हर्बीवोर स्पेसीज अपीयर्स, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स एंटलियर्स। ये फॉरेस्ट में भी पाया जाता है और ग्रासलैंड में भी पाया जाता है। इल्क आर हर्बीवोर्स एंड प्ले अ की रोल इन इकोसिस्टम बैलेंस बट फेस थ्रेट्स फ्रॉम, जितने भी हमने स्पेसीज देखी, मेन थ्रेट होता है उनके सर्वाइवल के लिए, एक होता है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट होता है, या हंटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉयंस डोंट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये करेक्ट है। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डोंट रोर, दैट्स करेक्ट। चीता रोज नहीं करते, चीताज क्या करते हैं, चर्पिंग करेंगे। क्या करेंगे, चर्पिंग करेंगे या परिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन ये रोर नहीं करेंगे। अनलाइक मेल लॉयंस, मेल लेपर्ड्स डोंट प्रोक्लेम, ये गलत है, ये सही है। मतलब मेल लेपर्ड्स भी अपने टेरिटरी को क्या करेंगे, मार्क करते हैं। कैसे मार्क करेंगे, अपने यूरिन का इस्तेमाल करेंगे, या अपने फीसिस का इस्तेमाल करेंगे, या उनके पास कुछ सेंट ग्लैंड होते हैं, सेंट ग्लैंड, उससे कुछ सेंट को रिलीज करेंगे, उससे क्या करेंगे, अपने एरिया को मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। लॉयंस कन मेट एंड ब्रेड थ्रू आउट द ईयर, देयर ब्रीडिंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक सीजन, ये फर्स्ट पॉइंट का हो गया। सेकंड है, चीताज आर इंडीड यूनिक अमंग बिग कैट्स इन दैट दे कांट रोर, इंस्टेड दे प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ अदर वोकलाइजेशंस, मतलब अदर साउंड इंक्लूडिंग परिंग, चर्पिंग एंड ग्रोलिंग, ये सेकंड पॉइंट हो गया जो सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मेल लेपर्ड्स लाइक मेनी अदर बिग कैट्स डू यूज सेंट मार्किंग टू प्रोक्लेम देयर टेरिटरी, ये करेक्ट है। दे यूज यूरिन, फीसिस एंड सिक्रेशंस फ्रॉम सेंट ग्लैंड्स टू मार्क देयर बाउंड्री, राइट। दैट्स व्हाई इसका आंसर हमने मार्क किया है, क्या मार्क किया है, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विथ इंसेक्ट दैट हैज को इवॉल्व विथ इट एंड दैट इज द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पोलिनेट दिस ट्री। इसका आंसर है ऑप्शन ए। मतलब फिग एक ट्री होता है, इसमें बहुत सारे स्पेसीज रहेंगे फिग ट्री के, और हर स्पेसीज का एक स्पेसिफिक फिग वास्प होगा। मतलब ये फिग ट्री है, इस पर्टिकुलर स्पेसीज के वजह से ही उसके सीड का क्या होगा, डिस्पर्सल होगा, या पॉलिनेशन होगा, या फर्टिलाइजेशन होगा। आप देख सकते हो, दिस इज फिग ट्री एंड दिस इज फिग वास्प। अगर ये फिग वास्प नहीं होगा तो ये फिग ट्री का ग्रोथ नहीं होगा, या इसका पॉलिनेशन नहीं होगा। व्हेन इट कम्स टू महुआ, सैंडलवुड, सिल्क कॉटन, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पोलिनेटर कोई भी हो सकता है, यहाँ फ्रूट बैट होगा, बैट पोलिनेटर हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन फिग के रिगार्डिंग जो फिग वास्प ही पोलिनेटर होता है। ये क्वेश्चन है, यहाँ हम देख सकते हो, ये हो गया। हाँ, फिग ट्रीज हैव अ यूनिक co-evolutionary relationship with fig wasp. Each fig tree species is pollinated by specific species of fig wasp. The wasp lay their eggs inside the fig flowers, and in return they pollinate the flowers. Right? I hope you understood this concept. Next question है, consider the following. यहाँ है butterflies, fish and frogs. How many of the above have poisonous species among them? तो बटरफ्लाइज में एक मोनार्क नाम का एक बटरफ्लाई होता है, एक स्पीसीज है मोनार्क वैरायटी का, जो पॉइजनस होता है। फिश में आपने सुना होगा एक पफर फिश होता है,
पफर फिश, ये भी पॉइजनस होता है। फ्रॉग्स में भी एक डार्ट नाम का एक फ्रॉग होता है, डार्ट फ्रॉग, ये भी पॉइजनस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर photovoltaic units. How many of the above are considered distributed energy resources? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों है आप यहाँ देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस आर अ स्मॉल स्केल पावर जनरेशन यूनिट्स कनेक्टेड टू द, मतलब स्मॉल यूनिट्स रहेंगे अलग अलग लोकेशंस में, जिसको बाद में ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कि बैटरी स्टोरेज देखो आप, स्टोर एनर्जी फॉर लैटर यूज, एडिंग इन सप्लाई डिमांड बैलेंस। बायोमास देख लो आप, कोई राइस हस्क है या पीट लैंड है या शुगर कोन का वेस्ट है, जो भी वेस्ट है ऑर्गेनिक मैटर, उसको जलाने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन। दो टाइप से हीट जनरेट होगी, एक होता है कि किसी चीज़ को बर्न करो उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। सेकंड चीज़ होती है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कोल को आप बर्न करोगे, आप ऑयल को बर्न करोगे, ऑर्गेनिक मैटर बायोमास को बर्न करोगे, तब क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने देखा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें बर्न नहीं किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसमें क्या किया जाता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड combustion. Next question है, consider the following statements: cashew, papaya and red sanders. How many of the above are actually native to India? Native to India मतलब सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एंडेमिक। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन थर्ड है रेड सैंडर्स। आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, इस मूवी में रेड सैंडर्स की इलीगल कटिंग होती है और सब स्मगलिंग होती है बाय द पुष्पा एंड हिज गैंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। देख सकते हो यहाँ कैशू और पपाया को हमने साउथ अमेरिका से लाया था। यहाँ देख सकते हो ये कैशू, पाइनएप्पल, बनाना, टोमेटो, रबर, पपाया, चिली, कॉर्न, कस्टर्ड एप्पल, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें हमने साउथ अमेरिका से लाया। जैसे ब्राज़ील से कुछ चीज़ें लाई, कुछ एंडीज़ माउंटेन से लाई, कुछ मेक्सिको से लाई, कुछ इथोपिया से, ये अफ्रीका से लाया हमने। अफ्रीका से हमने कॉफ़ी लाया। ठीक है, तो इसे याद कर लो, मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स द ब्लड वेसल एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। डायलेट्स करना मतलब वाइडन करना। जैसे ये एक ब्लड वेसल है, इसमें से जो भी ब्लड जा रहा है, और ये एक ब्लड वेसल है, तो इसमें ज़्यादा ब्लड जाएगा, इससे कम ब्लड जाएगा। तो ये ज़्यादा ब्लड जाने के लिए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक जो ऑक्साइड है उसका काम होता है। ये क्या करता है? ब्लड वेसल को वाइडन कर देता है। तो आंसर है ऑप्शन ए, ये आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एक होता है इंटरनल कंबशन, दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। इंटरनल कंबशन में कोल, ऑयल को जलाया जाता है और उससे हीट प्रोड्यूस होगी। केमिकल रिएक्शन में जलाया नहीं जाता है, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन ये फ्यूल सेल में होता है। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है, उसके वजह से हीट या एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका आंसर है, इसका बाय प्रोड्यूस रहेगा वाटर वेपर, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, ना हाइड्रोनियम होगा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल मानते हैं। इसको क्लीन फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता, ना SO2 रिलीज करता है, ना NO2 रिलीज करता है, कोई पोल्यूटेंट रिलीज नहीं करता है, बल्कि वाटर वेपर रिलीज करता है। दैट्स व्हाई नेक्स्ट जो
हमारा रिफॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट का, हाइड्रोजन फ्यूल को कैसे हम अपने व्हीकल में इंटीग्रेट करें। अब यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन गैस है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा उससे एक वाटर बाय प्रोडक्ट रहेगा, सेकंड हीट रहेगा। तो इस हीट का हम इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑपरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इंटरनल कंबशन। इंटरनल कंबशन जैसे आपकी बाइक है, इसमें इंटरनल कंबशन होता है, कोल पावर प्लांट में इंटरनल कंबशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। बायोरिएक्टर्स मतलब बायोलॉजिकल वेस्ट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ देख सकते हो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोसेसेस लाइक माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विद अ बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टिपिकली एक्टिवेटेड स्लज। मतलब वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। दिस टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर ड्यू टू इट्स efficiency in removing contaminants and producing high quality effluent that can be used. Next question है, which one consider the following: agriculture residue, corn grain, wastewater treatment sludge, wood mill waste. Which one of the following can be used as a feedstock? मतलब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है सी। मतलब इन सारों मटेरियल जितने भी यहाँ मटेरियल है, चारों का इस्तेमाल किया जाता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू में क्या होता है, जैसे आपका राइस हस्क का है या शुगर केन का वेस्ट है, ये हो गया। कॉर्न ग्रेन में कॉर्न जो होता है उसका ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है वाटर को ट्रीट करने के बाद। वुड मिल वेस्ट में जैसे कि कोई डस्ट है, वुड के कुछ चिप्स है या ब्लॉक्स है, जो वेस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसे आप रीड कर लो। ठीक है, मैं ये अपलोड कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल। क्योंकि अगर पावर प्लांट की हम बात करेंगे, जैसे कि कोल को जलाया जाएगा, कोल को जलाने के बाद हीट जनरेट होगा, उस हीट से हम क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, वाटर में कुछ स्टीम प्रोड्यूस होगा, स्टीम से हम टरबाइन को चलाएंगे, टरबाइन को चलाने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। तो इतने सारे उसमें स्टेप्स हैं, इसकी वजह से इसमें हीट बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो ओनली 20 to 30% ही जितना हम जला रहे कोल, उसमें जो भी हीट है उसमें से 20 to 30% का ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, बाकी सब वेस्ट चला जाता है। काफ़ी इनएफिशिएंट सिस्टम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल्स। इसके वजह से सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन इसमें ही होता है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल को हमें जलाना पड़ेगा, तभी तो हमें जितने रिक्वायर्ड क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की उतनी प्रोड्यूस होगी। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन पावर प्लांट से होता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है। लेकिन लोकोमोटिव्स में, शिप्स में, एक्सट्रैक्शन मेटल्स में बहुत कम क्वांटिटी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें इतनी लंबी प्रोसेस भी नहीं होती है ना, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा जलाना नहीं पड़ेगा फॉसिल फ्यूल को, इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन भी कम होगा। अब यहाँ देख सकते हो, पावर प्लांट्स बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर द लार्जेस्ट सोर्स of sulfur dioxide emissions. Coal and oil combustion releases sulfur dioxide, worsening air pollution and acid rain, while locomotives, ships, metal extraction contribute their emissions are smaller. Coal fired power plants remain the primary culprit in the coal. मतलब जो पावर प्लांट्स है उससे ही सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया डजंट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये गलत है, क्योंकि हमारे लोकल मार्केट में भी अमेरिका के मार्केट एप्पल्स हम देखते हैं। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया में करंटली एज ऑफ नाउ
ओनली बीटी कॉटन इज अ जीएम क्रॉप। ये एक ही क्रॉप को हम इंडिया में ग्रो करते हैं, क्योंकि सिर्फ बीटी कॉटन को ही मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का अप्रूवल मिला है। अदर जो जीएम क्रॉप्स है, जैसे कि अमेरिका में सोयाबीन भी जीएम वैरायटी इस्तेमाल की जाती है, कॉर्न की भी जीएम वैरायटी है, टोमेटो है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, ऐसे बहुत सारे जीएम क्रॉप्स है, लेकिन हमने इसको अप्रूव नहीं किया है। इसकी वजह से इंडिया में इसको ग्रो नहीं किया जाता, सिर्फ बीटी कॉटन को किया जाता है, क्योंकि इसको हमने अप्रूव। तो इसका आंसर क्या है? स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। यहाँ आप देख सकते हो, इंडिया हैज़ अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स requiring approval from the genetic engineering appraisal committee under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ये चीज अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्वेश्चन है, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, दिस इज करेक्ट। मतलब सेकंड है, यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, ये गलत है क्योंकि इनका टारगेट है 2030। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन। और यूरोपियन कंट्रीज आर लाइक अ लीडर कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहला इनिशिएटिव उनका ही होता है। जब डेटा प्रोटेक्शन की हमने बात की थी, तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ यूरोप ने ही बनाया था। फॉसिल फ्यूल को एलिमिनेट करना है, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस पॉलिसीज यूरोप में ही बनाए गए थे। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट एफर्ट टेकन बाय यूरोपियन यूनियन। दे वांटेड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2030। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप you understood these concepts that we explained in the today's session as well as previous year question, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट क्लास में दिस वाज द पार्ट 1, और जिसमें हमने 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 2023 के इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को एज वेल एज 50 कंसेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी इन सच अ पेशेंट वे। आपका जो भी फीडबैक रहेगा, प्लीज़ पुट डाउन योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, so that I would consider your feedbacks to produce more and more productive, outcome oriented and effective videos for you people. Thank you so much. Have a great time. See you in the next section. Okay, bye bye.